रात के 2 बज रहे हैं। दिया के रूम का दरवाजा खुलता है और दिया की बहन प्रिया का ससुर धीरे से इधर उधर देखते हुए उसके कमरे से बाहर निकलता है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। दिया भी बाहर यहाँ वहाँ देखती है कि किसी ने देखा तो नहीं और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन प्रिया किचन में चाय नाश्ता बना रही है। तभी दिया उठकर आती है। आज उठने में इतनी लेट कैसे हो गई? पता नहीं दीदी, बदन दर्द कर रहा है और चक्कर जैसे भी आ रहे हैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं दीदी, रात से ही थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। फिर एक काम कर, आज कॉलेज मत जा, घर पर ही रहकर आराम कर ले। ठीक है दीदी, मैं दवाई लेकर थोड़ी देर सो रही हूँ, खाना बन जाएगा तो उठा देना। ठीक है। दिन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन वहाँ दिया नहीं है। प्रिया, दिया नजर नहीं आ रही। उसकी तबीयत अब कैसी है? दवाई लेकर सो रही है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बदन उसका दर्द कर रहा था। ये सुनकर प्रिया का ससुर घबरा जाता है। क्या हुआ दिया को? कल तो ठीक ठाक थी, अचानक से कैसे तबीयत खराब हो गई? कुछ नहीं पापा जी, मौसम बदल रहा है, शायद इसलिए ठीक नहीं लग रहा होगा उसे। उसे खाने के लिए तो बुला लेती। हाँ, मैं खुद ही उसके रूम में लेकर चली जाऊंगी, वहीं पर खा लेगी। हाँ, उससे पूछ भी लेना। अगर डॉक्टर के पास ले चलना हो तो मैं ले जाऊंगा। हाँ प्रिया, उसके एग्जाम भी आने वाले हैं, उससे कहो तबीयत का ध्यान रखे। ठीक है, मैं अब उसकी तबीयत का ध्यान रखूंगी। हितेश और प्रिया खाना खाने लगते हैं और ससुर के चेहरे पर चिंता है। रात में दिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। तभी उसके पास किसी का फोन आता है। हेलो, हाँ मैं जाग रही हूँ। दीदी और जीजा जी सो गए क्या? ठीक है, फिर आप आ जाओ। दिया धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है। सामने प्रिया का ससुर खड़ा है। वो इधर उधर देखता है और जल्दी से कमरे में आ जाता है। दिया दरवाजा बंद कर देती है। आपको किसी ने देखा तो नहीं? दीदी और जीजा जी तो सो रहे हैं ना? हाँ, वो दोनों तो कब के सो गए हैं, मैंने चेक किया था। तुम चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जानते हो ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। और तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? प्रिया बता रही थी तुम ठीक नहीं हो। हाँ, वो कल रात के बाद से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज पूरे दिन कमरे में ही थी। कल रात के बाद से अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हम ये सब बंद भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है ये सब करना। तो फिर शुरू करें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, आप इधर बेड पर आ जाओ। प्रिया का ससुर दिया के बेड पर बैठ जाता है और दिया उसे देख रही होती है और दोनों बहुत खुश है। अगले दिन हितेश ऑफिस जाने के लिए तैयार है और दिया को आवाज लगा रहा है। दिया, अब चलो भी, देर हो रही है। ये लो तुम्हारा टिफिन। और ये दिया कहाँ रह गई? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ रह गई, कब से आवाज लगा रहा हूँ। तभी वहाँ दिया आ जाती है। उसकी लाल आंखें हो रही हैं, जैसे वो रात भर सोई नहीं है। सॉरी जीजा जी, वो सुबह उठने में देरी हो गई है। ये ले तेरा टिफिन। और तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? ठीक से नींद नहीं आती क्या? हाँ दीदी, रात में ठीक से सो नहीं पाई, पढ़ाई करते हुए देर हो गई तो नींद भी पूरी नहीं हुई। अब एग्जाम तक तो यही चलता रहेगा। दिया, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है। अच्छे से मेहनत कर लो तो एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगी और फिर कहीं अच्छी सी नौकरी भी लग जाएगी। आप सही कह रहे हैं जीजा जी, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब चलें, वरना आपको ऑफिस के लिए और मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। दिया और हितेश वहां से चले जाते हैं और प्रिया का ससुर दरवाजे के पीछे छुपकर दिया को जाते हुए देख रहा है। रात में प्रिया पानी पीने के लिए उठती है और दिया के कमरे के बाहर से निकलती है और दिया को किसी से बातें करता हुआ सुन लेती है। दीदी जीजा जी सो रहे हैं, बस कुछ दिन की और बात है, फिर ये बात ऐसे ही छुपी रह जाएगी। हाँ हाँ, चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। रात को 1 बजे दिया किससे बात कर रही है? इतनी रात को उसके कमरे में कौन हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे दिया पर नजर रखनी होगी। प्रिया टेंशन में आ जाती है। अगली सुबह प्रिया की नजर आज दिया पर है। दिया तैयार होकर नीचे आती है और किचन में अपना टिफिन लेती है। रात में कितने बजे सोई थी तुम दिया? रात में पता नहीं दीदी, मैं पढ़ते पढ़ते कब सो गई थी, फिर मेरी 4 बजे नींद खुली,
तब जाकर मैंने लाइट बंद की। तुम पढ़ाई करती हो या फिर मोबाइल में लगी रहती हो? मैंने देखा था तुम 1 बजे ऑनलाइन थी। हाँ दीदी, पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ तो बीच बीच में फ़ोन देख लेती हूँ। लगातार पढ़ते रहने में भी फोकस अच्छा नहीं रहता है ना। अच्छा मैं चलती हूँ, जीजा जी इंतज़ार कर रहे हैं, शाम को मिलती हूँ, बाय। दिया चली जाती है और प्रिया उसे घूर कर देख रही होती है। रात में 1 बज रहा है। प्रिया किचन में पानी लेकर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका ससुर चुपके से दिया के कमरे में जा रहा है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो किचन में ही छुप जाती है और देखती है कि दिया इधर उधर देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर रही है। ये देखने के बाद तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन खुद से कहती है, हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? पापा जी और दिया एक साथ रात को 1 बजे कमरे में? नहीं नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है। दिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और पापा जी, आपने अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। भगवान, ये सब क्या है? क्या हो गया? प्रिया टेंशन में वहीं खड़ी रह जाती है। अगले दिन प्रिया ने हितेश को सब कुछ बता दिया है। हितेश भी बहुत ज्यादा परेशान है। ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा जी ऐसे नहीं है। और दिया, वो बहन है तुम्हारी, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है हितेश। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन और ससुर पर ऐसे शक करूंगी? उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, वरना रात को 1 बजे पापा जी चोरी छिपे उसके कमरे में क्यों जाते हैं? मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी इस बात पर प्रिया? ये कितनी घटिया बात है कि मैं अपने बाप और अपनी साली पर शक कर रहा हूँ। मेरे लिए भी ये बहुत शर्म की बात है हितेश कि मेरी बहन मेरे ही ससुर के साथ है। भगवान, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो दिया को यहाँ से भेजना पड़ेगा या फिर पापा जी को, वरना हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। हितेश प्रिया सोच में पड़ जाते हैं। रात में हितेश प्रिया अंधेरे में किचन में छुपकर देख रहे होते हैं। जैसे ही घड़ी में 1 बजता है, प्रिया का ससुर छुपते छुपाते दिया के दरवाजे पर आता है। जल्दी से दिया दरवाजा खोलती है और ससुर अंदर चला जाता है। ये देखकर हितेश हैरान है और प्रिया शर्मिंदा हो रही है। देखो देखो, मैंने कहा था ना, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है प्रिया कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन इसे आज और इसी वक्त खत्म करना होगा। ये सब बहुत गलत हो रहा है, चलो मेरे साथ। हितेश और प्रिया दिया के कमरे के बाहर खड़े हैं और दरवाजा बजाते हैं। दिया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ हितेश, दरवाजा खोलो दिया। अंदर बैठे दिया और प्रिया के ससुर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, जीजा जी, अब क्या होगा? इधर प्रिया भी जोर जोर से दरवाजा बजाती है। दिया, हमें पता है तुम जाग रही हो, दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। दिया दरवाजा खोलती है। उसकी बहन और जीजा जी गुस्से में बाहर खड़े हुए हैं और देखते हैं कि प्रिया के ससुर दिया के बेड पर बैठे हैं। आपको शर्म नहीं आती पापा जी? अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ आप चक्कर चला रहे हैं। और दिया, तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। मैं यहाँ तुम्हें पढ़ने के लिए लाई थी ना, कि इश्कबाजी करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे ही ससुर के साथ गंदा काम कर रही हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी बहन हो। इतना नीचे गिर सकती हो कैसे? पापा जी, मैं आपको लेकर आया था यहाँ आपकी उम्र का ख्याल करके, ये सोच कर के बुढ़ापे में माँ के जाने के बाद आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ आकर मेरी नाक ही कटवा दी। मेरी ही साली के साथ आप ये सब कर रहे हैं। अरे अरे, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम दोनों होश में तो हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? हाँ दीदी, आप ये क्या बोली जा रही हो? जैसा आप समझ रही हो वैसा नहीं है। हमें क्या बेवकूफ समझा है? रात के 1 बजे मेरे ससुर सबसे छुप छुपाते तुम्हारे कमरे में आते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है दिया। प्रिया बहू, हमने कोई चोरी नहीं की है और दिया की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है जो तुम उसे बातें सुना रही हो। मुझे लगता है अब तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कैसी सच्चाई पिताजी? असल में बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद जब तुम मुझे यहाँ शहर में लेकर आए तो मुझे एहसास हुआ कि शहर में रहने पर कितने खर्चे होते हैं। तुम दोनों अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हो, ऊपर से मेरी भी जिम्मेदारी तुमने ले ली। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं और कहीं नौकरी कर लूं। 1-2 जगह मैंने पता किया, लेकिन वहां पर उन्होंने मुझसे कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जो मुझे नहीं आता था। अगर ये बात मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझे कभी भी नौकरी नहीं करने देते। इसीलिए मैंने दिया बेटा की मदद ली
और चुपचाप रात में जाकर उससे कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी लेने लगा ताकि मुझे नौकरी मिल सके। रात में दिया मुझे कंप्यूटर पढ़ाती है। ये देखो किताबें। ये देखकर प्रिया और हितेश हैरान रह जाते हैं। हाँ जीजा जी, अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, और वो चाहते थे कि आप दोनों से ये बात छुपी रहे, क्योंकि आप दोनों को नहीं जताना चाहते थे कि वो नौकरी करना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों चुपचाप ये काम कर रहे थे, लेकिन आप दोनों ने कुछ और ही समझ लिया। प्रिया और हितेश दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए पापा जी, हमसे गलती हो गई है। हमने आपको ऐसे दिया के कमरे में आते हुए देखा तो कुछ और ही समझ लिया। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, गलती हमारी भी है। ऐसे हमें कोई देखेगा तो गलत ही समझेगा, लेकिन अब मैं छुपते छुपाते नहीं बल्कि तुम्हारे सामने ही दिया बेटा से कंप्यूटर सीखूंगा और नौकरी भी करूंगा। सभी खुश हो जाते हैं और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। काजल अपने रूम में सिर बांध कर सोई हुई है। उसकी सास उसे देखने आती है। काजल की तबीयत खराब है। काजल बहू, क्या हो गया? तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ? जी मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम रुको, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। दवाई मैंने खा ली है मम्मी जी, बस थोड़ी देर सोना चाहती हूँ ताकि आराम मिल जाए, फिर उठकर खाना भी तो बनाना है। नहीं बहू, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना मैं बना लूंगी। थैंक यू मम्मी जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। सास वहाँ से चली जाती है और बहू अपने असली रूप में आती है। मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, तू तो बहुत अच्छी एक्टर है काजल, कैसे सास को बेवकूफ बना दिया। चलो अच्छा है, आज शाम के खाने से तो छुट्टी मिली। हंसते हुए काजल चादर ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन काजल किचन में खाना बना रही होती है और अपने आप से कहती है, पता नहीं इस खाने से कब छुटकारा मिलेगा। मेरा बस चले तो मैं खाने वाली बाई लगवा दूं और आराम करूं दिन भर, लेकिन मेरी सास माने तब ना। काजल की सास किचन में आती है। काजल बेटा, खाना बन गया क्या? जी मम्मी जी, बस बन गया, अभी लगा देती हूँ। अच्छा बेटा सुनो, शाम को मेरी बहुत पुरानी 2 सहेलियाँ आ रही हैं, उनके नाश्ते पानी का इंतजाम कर लेना, कुछ बाहर से मंगवा लेना, कुछ घर पर बना लेना, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से तैयारी कर लूंगी। इतना बोलकर काजल की सास बाहर चली जाती है और काजल का चेहरा उतर जाता है। अरे यार, अब ये सासू माँ की सहेलियाँ कहाँ से आ टपकी? अब उनके लिए अलग से नाश्ते की तैयारियाँ करो, उनकी खातिरदारी करो, मुझसे नहीं होगा इतना सब कुछ। कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। शाम को काजल अपनी सास के पास आती है। उसके चेहरे पर परेशानी है। क्या हुआ बहू, तुम परेशान लग रही हो? असल में मम्मी जी, मेरी सहेली का फोन आया था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उसके घर पर कोई नहीं है और उसका हस्बैंड भी बिजनेस टूर पर गया है। ओह अच्छा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। मम्मी जी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, अपनी सहेली को डॉक्टर के पास दिखा कर ले आओ, और जरूरत पड़े तो रात में वहीं रुक जाना उसकी देखभाल करने के लिए। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपकी सहेलियाँ भी तो आज आ रही हैं, उनके लिए भी तो नाश्ते की तैयारियाँ करनी थी, वो मैं कैसे कर पाऊंगी? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अपनी सहेली के पास जाना ज्यादा जरूरी है, तुम जाकर उसे डॉक्टर के पास दिखा लाओ, नाश्ते की तैयारियाँ मैं खुद कर लूंगी। पक्का मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपकी सहेलियाँ आ रही है और मुझे जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी जी। काजल अपनी सहेली के घर पर है, जहाँ पर उसकी एक और सहेली बैठी है और सब आपस में मस्ती कर रही हैं, गप्पे लड़ा रही है और पार्टी चल रही है। ये दोनों बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई, कितने दिनों बाद हम लोग सब मिलकर बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हाँ यार मोना, वरना अभी मैं अपनी सास की सहेलियों की खातिरदारी कर रही होती। लेकिन तू आ कैसे गई? तेरी सास ने तुझे आने कैसे दिया? वो तो टॉप सीक्रेट है, किसी को बताने का नहीं है। अरे हमें बता दे यार, तेरा टॉप सीक्रेट, हम भी घर में काम कर करके परेशान हो गए हैं, हम भी तेरा सीक्रेट इस्तेमाल करके मौज करने जाया करेंगे। सभी हंसने लगते हैं।
काजल अपनी सास के साथ और पति के साथ हॉल में बैठी है। तभी उसका पति उससे कहता है, काजल, कल सुबह मेरे लंच के साथ 2-3 लोगों का खाना एक्स्ट्रा पैक कर देना। लेकिन क्यों मनोज, इतना खाना किसके लिए ले जा रहे हो? असल में मेरे बॉस की बीवी बाहर गई हुई है और उन्हें खाने की दिक्कत आ रही है, इसीलिए 1-2 दिन उनके लिए भी खाना लेकर जाऊंगा। अरे वाह, ये क्या बात हुई? बॉस की बीवी बाहर गई है तो क्या हम उनके नौकर हैं जो उनके लिए खाना ले जाएंगे? बात को समझा करो काजल, ये बॉस को इम्प्रेस करने का अच्छा टाइम है। इसी बहाने अपने प्रमोशन की भी बात कर लूंगा। वैसे भी बेटा, किसी को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। अगर 1-2 दिन थोड़ा ज्यादा खाना देना भी पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। काजल उठकर जा रही होती है। अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। हे भगवान, भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। काजल की सास और उसका पति दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। तुम ठीक तो हो ना काजल? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे लगता है मेरा पैर टूट गया है या फिर मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। काजल की सास और उसका पति सहारा देकर उसे उठाते हैं और सोफे पर बिठाते हैं। मैं अभी तुम्हारी मोच पर दवाई लगा देता हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मुझे नहीं लगता मम्मी जी हमें ज्यादा देर खड़ी रह पाऊंगी। सुबह उनका टिफिन कौन बनाएगा? एक काम करते हैं, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। नहीं बहू, उसकी जरूरत नहीं है। सुबह मनोज के और उसके बॉस के लिए टिफिन मैं बना दूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम अपने पैर का ध्यान रखो। काजल मन ही मन खुश होती है और अपने आप से कहती है, चलो कम से कम सुबह ज्यादा खाना बनाने से तो छुट्टी मिली, साथ ही कल पूरे दिन आराम करने का भी मौका मिल जाएगा। वाह काजल वाह, तेरा नाटक हमेशा तुझे बचा लेता है। कुछ दिन बाद काजल आराम से अपने बेडरूम में नेल पेंट लगा रही होती है। अभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। काजल बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वैसे ही। बताइए, कुछ काम था? हाँ बेटा, वो असल में आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान मम्मी जी? मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, 2-3 लोग हैं और रात को यहीं रुकेंगे, तो तुम खाने की और उनके रुकने की सारी व्यवस्था कर देना। रात को यहीं रुकेंगे? हाँ बेटा, वो थोड़ी दूर से आ रहे हैं ना, इसलिए रात उनको हमें यहीं रुकवानी है, फिर कल सुबह लंच करके चले जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। काजल की सास वहाँ से चली जाती है और काजल अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। यार, एक तो घर में मेहमानों का आना जाना खत्म नहीं होता और रोज कोई ना कोई मेहमान टपक पड़ता है। अब शाम को खाने की तैयारियां करो, उनके रुकने की तैयारियां करो, सुबह नाश्ते की और फिर दिन के खाने की तैयारियां करो। हे भगवान, हे भगवान, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। उस पर तो और है भी तो 2-3 लोग। ओह माय गॉड, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी। कुछ सोच काजल, वरना तेरी हालत खराब हो जाएगी इतना काम करते हुए। शाम को काजल घबराती हुई अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो मेरी अभी घर पर बात हो रही थी, असल में मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। अरे क्या हुआ समधन जी को? उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है मुझे उनके पास जाना चाहिए। अच्छा रुको, मैं अभी फोन करके उनसे उनकी तबीयत पूछ लेती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप उन्हें फोन मत करिए, उनका फोन तो बंद पड़ा है। मैं घर पहुँचकर मम्मी से आपकी बात करवा दूंगी। अच्छा बेटा ठीक है, तुम अभी चली जाओ। लेकिन मम्मी जी, वो जो मेहमान आने वाले हैं उनका क्या होगा? वो सब बातें बाद में करेंगे, तुम फिलहाल घर चली जाओ और अपनी मम्मी को संभालो। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर काजल वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसके मायके वाले वहाँ जाते हैं। उसकी मम्मी पापा और भाई दरवाजे पर खड़े हैं, जिन्हें देखकर काजल की हालत खराब हो जाती है और उसकी सास भी उन्हें देख लेती है। अरे समधन जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। अरे मम्मी पापा, आप अचानक यहाँ? हाँ बेटा, हमें तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए हम अचानक आ गए। हमने समधन जी को मना किया था तुम्हें बताने के लिए कि हम आ रहे हैं। हमने सोचा कि तुम हमें अचानक देखकर खुश हो जाओगी। लेकिन समधन जी, काजल तो मुझे अभी अभी बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई है और ये आपसे मिलने आपके घर आ रही है। सास की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। नहीं तो मेरी तो काजल से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। क्यों काजल बेटा? तुमने ऐसा क्यों बोला काजल बेटा, जबकि
हमारी तो तुमसे सुबह से कोई बात ही नहीं हुई है। अब तो काजल को लगता है कि उसका भांडा फूट जाएगा और सच बोलने में ही समझदारी है और उसे पछतावा भी होता है। हाँ मम्मी जी, मेरी इन लोगों से कोई बात नहीं हुई थी। असल में मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि मुझे आपके रिश्तेदारों का काम न करना पड़े। लेकिन बेटा, मेरे रिश्तेदार तो आ ही नहीं रहे थे, तुम्हारे ही मायके वाले आ रहे थे और इन लोगों ने मुझे बताने के लिए मना किया था। सरप्राइज देना चाहते थे तुम्हारे घर वाले। अच्छा हुआ समदन जी, हमने आपको मना किया था और आपने इसे नहीं बताया, वरना इसका इतना बड़ा झूठ कैसे पकड़ा जाता। बहुत गलत बात है काजल, अपनी सास से झूठ बोलना बहुत गलत बात है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं काम से बचने के लिए कई बार ऐसे ही झूठ बोल देती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, ये तो बहुत गलत है। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं, तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं समधी जी, बच्ची है, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है। आज के बाद वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी और ना ही ऐसा कोई काम करेगी जिससे आपकी इज्जत पर दाग लगे। देखा तुमने काजल, तुम्हारी सास कितनी अच्छी है और तुम्हें बेटियों की तरह प्यार करती है और तुम हो कि उन्हीं से झूठ बोल रही हो। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने ना समझे में आकर आपसे कई बार झूठ बोला, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब जाओ, जल्दी से सबके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर लो। आज रात ये लोग यहीं रुकने वाले हैं, सब मिलजुल कर खूब मस्ती करेंगे। सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहानी भी यहीं एंड हो जाती है। देख क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लो, ऐसी कहानी आपको रोज मिलती रहेंगी। ये कहानी है लात मारने वाली बहू। लता और उसकी सास किचन में खड़ी होकर बातें कर रहे हैं। जी मम्मी जी, खाने में पनीर की सब्जी और लच्छा पराठा बना रही हूँ। ठीक है बाहू, उसके साथ में वेज पुलाव और रायता भी बना लेना। रात में रायता ठीक नहीं रहता मम्मी जी, वो कल सुबह बना लूंगी। अभी वेज पुलाव बना लेते हैं, रायता भी बना लो बेटा, राकेश को बहुत पसंद है। अचानक लता अपनी सास को लात मार देती है और उसकी सास दूर जाकर गिरती है। हे भगवान, मर गई मैं तो। बहू, ये तुमने क्या किया? भगवान, मेरी कमर। लता दौड़ कर जाती है और अपनी सास को उठाती है। मम्मी जी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? लगी तो नहीं मतलब? तुमने मुझे इतनी जोर से लात मारी है, मेरी तो लगता है कमर ही टूट गई है। लता का पति दौड़ कर आ जाता है। क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हो ना? अरे आप कैसे गिर गई? तुम्हारी पत्नी से पूछो, इसकी लात मारने की आदत से तो मैं परेशान हो गई हूँ। कभी भी कहीं भी किसी को भी लात मार देती है, वो भी इतना जोर से। लगता है मेरी कमर टूट गई है। अरे मुझे उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है। राकेश और लता मिलकर सास को उठाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी है, आपको तो पता ही है। लता अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती है। अगले दिन लता की काम वाली ज्योति किचन में बर्तन धो रही होती है। तभी लता वहाँ आती है। ज्योति, अच्छे से बर्तन धोना, कल भी बर्तन में साबुन लगा रह गया था। ठीक है भाभी, कभी कभी हो जाता है, वैसे तो मैं अच्छे ही बर्तन धोती हूँ, पूरे मोहल्ले वाले तारीफ करते हैं मेरी। हाँ बिल्कुल करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो तू अभी भी देख कैसे बर्तन धोती है, और उसमें भी कल बर्तन में साबुन लगा हुआ था। हो जाता है भाभी, कभी कभी तो होता है। अरे अगर नहीं जम रहा तो कोई और देख लो। अचानक लता ज्योति को लात मार देती है और ज्योति नीचे जाकर गिर पड़ती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मुझे लात क्यों मार दी? हे भगवान, इतनी जोर से लात कौन मारता है? आवाज सुनकर लता की सास दौड़ कर आती है और देखती है कि काम वाली नीचे पड़ी हुई है। अरे ज्योति, तुझे क्या हुआ? तू नीचे कैसे गिर गई? अरे मम्मी जी, मैं गिरी नहीं हूँ, बल्कि आपकी बहू ने मुझे लात मार कर नीचे गिरा दिया है। ये बात सुनकर सास हैरान रह जाती है और बहू की तरफ देखती है। बहू शर्मिंदा होती है। अरे बेटा, गलती से हो गया होगा, ऐसी कोई लात थोड़ी ना मारता है। अरे नहीं मम्मी जी, इतनी जोर से लात कोई गलती से मारता है क्या? आपकी बहू को कोई बीमारी है, इसका इलाज करवाओ। अच्छा, तो उठ जा, तुझे कहीं लगी तो नहीं? मुझे लगी तो चाहे ना लगी हो,
कल से आप दूसरी काम वाली ढूंढ लेना, मैं इस घर में काम नहीं कर सकती। ऐसा मत बोल ज्योति, अभी तो तुझे ही 2 दिन हुए हैं आए हुए। माफ कर दो मुझे मम्मी जी, मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। आपकी बहू लात मारती है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मैं जा रही हूँ। ज्योति वहाँ से चली जाती है और सास बहू पर गुस्सा करती है। ये क्या किया तुमने लता, काम वाली को भी लात मार दी। मम्मी जी मैं क्या करती, वो अचानक से मेरी लात उठ गई और उसे जोर से लग गई। अरे अब हमारे घर में कोई भी काम वाली काम करने नहीं आएगी। ज्योति सबको ये बात बता देगी कि तुम लात मारती हो। अब कौन धोएगा बर्तन, कौन लगाएगा पोछा। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। अरे तुम्हारी माफी का क्या मैं अचार डालूं। हे भगवान, वो कौन सी घड़ी थी जब मैं तुम्हें बहू बना कर लाई थी। सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह लता का पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। लता उसे टिफिन देती है। लता, मेरा टिफिन दे दो जल्दी, मुझे देर हो रही है। बस अभी लेकर आई, ये लीजिए आपका टिफिन। शाम को कुछ सामान तो नहीं लाना है ना? हाँ, शाम को आते वक्त आप सब्जी ले आना, आलू मटर धनिया मिर्ची भिंडी जो भी हरी सब्जी हो मिले तो वो ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, चलता हूँ, बाय। जैसे ही लता का पति उसे बाय बोलता है, लता खींच कर एक लात उसे मार देती है और वो दरवाजे के बाहर जाकर गिरता है। लता, ये तुमने क्या किया, मुझे क्यों लात मारी? लता दौड़ कर जाती है और अपने पति को उठाती है। तब तक उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए राकेश जी, मैंने जान के नहीं किया, आपको तो पता है ना मेरी आदत। हे भगवान, इस लड़की ने तो अपने ही पति को भी नहीं छोड़ा। बेटा तुझे लगी तो नहीं? कैसे नहीं लगेगी मम्मी, ये तो घोड़े से भी तेज लात मारती है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं लता। लता शर्मिंदा होती है और अपनी सास के साथ मिलकर अपने पति को उठाती है। कुछ दिन बाद लता और उसकी सास हॉल में बैठे होते हैं। तभी उसकी सास मोबाइल में देखकर कॉलोनी में होने वाली कंपटीशन के बारे में उसे बताती है। बहू, आज हमारी कॉलोनी में कंपटीशन है, महिलाओं के लिए लेमन रेस कंपटीशन है। जो भी जीतेगा उसे 21,000 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या बात है मम्मी जी, मैं जरूर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी, जीत कर दिखाऊंगी। जरूर बेटा, तुम भी कंपटीशन में नाम लिखवा दो, शाम को हम लोग चलेंगे, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगी। कुछ ही देर बाद सभी लोग कंपटीशन में जमा होते हैं। 3-4 औरतें मुंह में चम्मच दबाकर उसमें नींबू रखकर खड़ी हैं। लता भी उसमें एक रेस का हिस्सा हो चुकी है। तभी रेस शुरू होती है। लता जल्दी जल्दी दौड़कर रेस को जीत लेती है और बहुत खुश होती है। लता की सास भीड़ में बैठी हुई है, उसके लिए वो खुश होती है और तालियां हो जाती है। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। लता इस रेस को जीत तो लेती है और दौड़ दौड़ कर आकर अपनी सास के गले लग जाती है। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपको कि ये रेस मैं ही जीतूंगी। हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि ये रेस तुम ही जीतोगी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। स्टेज में अनाउंसमेंट होता है। फीमेल जज लिफाफा और ट्रॉफी लेकर खड़ी है। सभी महिलाओं ने बहुत अच्छा कंपटीशन किया, सभी एक से बढ़कर एक है, लेकिन कोई एक तो विनर बनता ही है और आज इस लेमन रेस की विनर बनी है श्रीमती लता। सभी लता के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लता की सास उसके लिए बहुत खुश होती है। लता स्टेज पर जाती है, जज उसे बधाई देते हैं, लिफाफा देती हैं और ट्रॉफी देते हैं। तभी अचानक से लता जज को जोर से लात मार देती है और वो स्टेज से नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लता की सास ये देखकर अपना सर पकड़ लेती है। बाकी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। लता भी हैरान है कि उसने क्या कर दिया। लता की सास दौड़ कर जाती है और जज को उठाती है। ये तुमने क्या किया लता, मुझे लात क्यों मारी? वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से? इस तरह इतनी जोर से कोई लात मारता है क्या? अरे गलती से कौन मारता है? क्या मेरे पैर में चोट आई है? देखो बहुत दर्द हो रहा है। इसे माफ कर दीजिए, वो इससे गलती हो गई। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती से नहीं हुआ है, ये लता ने जान के किया है। मुझे नहीं पता था ऐसा इसने क्यों किया है, लेकिन ये इसने जानते हुए समझते हुए किया है। नहीं मैडम, मैंने जान के नहीं किया है, मुझसे गलती हो गई है। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और तुम्हें इस गलती की सजा भी मिलेगी। इस लेमन रेस का विजेता हम दूसरे नंबर पर आई रश्मि को घोषित करते हैं और लता से ट्रॉफी और लिफाफा वापस लेते हैं। ये बात सुनकर लता और उसकी सास हैरान रह जाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं मैडम, ये गलत है। विजेता मेरी बहू है तो इनाम भी उसे मिलना चाहिए। पहले आप अपनी बहू को ये सिखाइए कि बड़ों से व्यवहार कैसे करते हैं। आपकी बहू ने सबके सामने स्टेज पर मुझे लात मारी और मुझे नीचे गिरा दिया। इतनी बदतमीजी करने के बाद आप उसे विजेता घोषित करने के लिए कैसे कह सकती हैं? मैंने आपको कहा ना
कि मुझसे गलती हो गई तो ये गलत है कि मैं इस लेमन रेस को जीती हूँ तो इनाम भी तो मेरा होगा। डिसीजन लेना मेरा काम है लता, तुम्हारा नहीं। और तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें तो विजेता बिल्कुल भी घोषित नहीं करूंगी। ये इनाम रश्मि को मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। कोई बात नहीं बहू, चलो हम यहाँ से चलते हैं। घर पर लता रो रही है, उसकी सास और पति उसे समझा रहे हैं। देख लिया तुमने तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया था कि इस आदत को सुधार लो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनते हो। आप लोग सही बोल रहे हैं, आज मेरी गलती की वजह से ही मेरी मेहनत में मिट्टी मिल गई है। मुझे अपनी इस गलती को सुधारना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी आदत नहीं होती बेटा जिसे सुधारा ना जा सके, और जब हमें पता है कि हमारी आदत ये है और आगे चलकर मुसीबत बन सकती है तो हमें उसे जरूर सुधारना चाहिए। हाँ लता, पूरा मन लगाकर अगर तुम इस आदत को बदलना चाहोगी तो जरूर बदल लोगी और हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है मम्मी जी। मैं अपनी इस आदत को जरूर सुधार लूंगी और आप लोगों को बदल कर दिखाऊंगी, देखना।